जो थर्ड चैप्टर है वो चल रहा था, जिसके अंदर हम धातु अधातुओं के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर हमने धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में, उनमें गुणों में, उनके क्या क्या कार्य, किस प्रकार की वो अभिक्रियाएं करते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। देखिए किताब निकाल लीजिए आप, पेज नंबर ये वाला निकाल के रखिए साथ में, जिसके अंदर जो जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट आपको अंडरलाइन करते जाना है, साथ में चैप्टर को समझते जाना है। और आशा करती हूँ कि आपको पीछे के 2 चैप्टर के अंदर जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आया होगा, आपने अभ्यास प्रश्न कर लिए होंगे, अच्छी तैयारी की होगी आपने 2 चैप्टर की। क्योंकि किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया डाउट के लिए, तो उसका 2 ही रीजन हो सकता है, या तो आपने सही से पढ़ा नहीं और या आपके कोई डाउट आया नहीं। तो इस प्रकार जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वो जो आपके अध्याय 3rd है उसका जो 3rd पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक जब धातु और अधातु या क्षार और अम्ल मिलकर जो नया यौगिक बनाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। क्योंकि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। और जब धनायन और ऋणायन मिलकर जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। अब हम पढ़ेंगे कि धातु अधातु के गुण हमने पढ़ लिए, धनावेश ऋणावेश या धनायन ऋणायन के गुण हमने पढ़ लिए। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो इन दोनों के मिलने से आयनिक यौगिक बना है, उस आयनिक यौगिक के अंदर क्या क्या गुणधर्म होता है। ठीक है, तो देखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म आपके एक पॉइंट दिया हुआ है। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। ये जो आपके 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों के अंदर आयनिक यौगिकों के पूरे गुण दिए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पहला गुण है भौतिक प्रकृति कैसी होती है, यानी अवस्था किस प्रकार की होती है, ठोस द्रव गैस किस रूप में रहते हैं आयनिक यौगिक। तो देखिए धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं, ज्यादा कठोर नहीं होते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी आप इन पर चोट करोगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे। भंगुर प्रवृत्ति के अधातु थे, धातु नहीं थे क्योंकि धातु कठोर थे। अब यहाँ पर धातु और अधातु दोनों मिल गए हैं, तो जो आयनिक यौगिक नया पदार्थ बना है उसके अंदर दोनों के गुण होंगे, तो वो ज्यादा कठोर तो होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा कठोर होगा तो धातु जैसा हो जाएगा, ज्यादा सॉफ्ट होगा तो अधातु जैसा हो जाएगा। लेकिन ये मध्यम प्रकृति के होते हैं, यानी ज्यादा कठोर नहीं होते, अगर आप जोर से इन पर चोट करोगे तो ये टूट जाएंगे। और थोड़ी सी चोट करने पर टूटने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, भंगुर। अर्थात आयनिक यौगिक भंगुर भौतिक अवस्था के, भौतिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो देखिए यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आयनिक यौगिक भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। अगला है इनका गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक यानी इनको जमाने के लिए, पिघलाने के लिए जितना टेम्परेचर देना पड़ता है वो उनका क्या कहलाता है, गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त आवश्यकता होती है। देखिए आयनिक यौगिक कैसे बनेंगे, धनायन और ऋणायन के मिलने से। अब धनायन और ऋणायन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा सबसे दुर्बल बल होता है वान डेर वाल्स बल, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो प्रबल बल होता है वो आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है। तो आयनिक बल यानी आयनों के बीच में बनने वाला बंध या बल एक प्रबल बंध है, और इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, तो इनके मध्य लगने वाला बल है वो प्रबल होगा। और इस प्रबल बल के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, वो ज्यादा उच्च होते हैं। पहला पॉइंट, ये ज्यादा ठोस नहीं होते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी थोड़ा सा दाब लगाने पर टूट जाते हैं। दूसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कारण क्या है, क्वेश्चन आता है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है कि इन यौगिकों में आयनिक बंध है वो प्रबल होते हैं। तीसरा है घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। यानी ये घुलनशील किस में होंगे, तो जल में घुलनशील होंगे, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में क्या होंगे, अविलेय। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन 100% आता है कि आयनिक यौगिकों के गुण बताइए। पहला, ये ज्यादा कठोर नहीं होते, भंगुर प्रवृत्ति के होता है। दूसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कारण क्या है, इनमें प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है। तीसरा, इनकी घुलनशीलता, ये जल में घुल जाएंगे, लेकिन अन्य पदार्थों जैसे केरोसिन,
इनके अंदर ये वो घुलनशील नहीं होते, अर्थात अविलेय होते हैं। अब विद्युत चालकता, करंट इनमें से किस प्रकार बहेगा? किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, जो आयनिक यौगिक है वो किस प्रकार के होते हैं? जैसे आयन कैसे बनेंगे? एक मान लिया पॉजिटिव आयन और दूसरा ले लिया नेगेटिव आयन। या आपने ले लिया सोडियम धनावेशित और क्लोरीन ऋणावेशित। इन दोनों के मिलने से कौन सा आयनिक यौगिक बना? सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार इसके मिलने से क्या बन गया? AB आयन। अब क्या होगा कि अगर आप इनको घुलित अवस्था में रखोगे, यानी आपने जल के अंदर या इनकी घोल बना लिया। अब घोल बना लिया तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। ये इधर उधर गमन करेंगे और गमन करने से धारा का चालन होगा। लेकिन अगर ये ठोस अवस्था के अंदर है तो इनके अंदर प्रबल आयनिक बंध होगा, जो इनको स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे, और घूमेंगे नहीं तो इनके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में बिना घुले हुए ये विद्युत का चालन नहीं करते। कारण क्या है कि घुलित अवस्था में तो इनके आयन मुक्त होते हैं, जो इधर उधर मूवमेंट करेंगे तो विद्युत का चालन होगा। लेकिन अगर ये ठोस अवस्था में रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, तो प्रबल आयनिक बंध के कारण ये इधर उधर घूम नहीं पाता है, और नहीं घूमने के कारण विद्युत का चालन है वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में, इसको अंडरलाइन कर लेना, जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की गमन करते हैं। विपरीत इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, धनावेशित ऋणावेश इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और ऋणावेश धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, और इस प्रकार धारा का चालन होगा। तो ये आप चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करना है। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म, इसको पूरे पैराग्राफ को आप स्टार मार्क लगा लोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आता है धातुओं की प्राप्ति। अब धातुओं की प्राप्ति क्या होती है? हमने सीधा ही लोहा काम लेके ही लिया पास में। आपने चांदी आभूषण बना के ही पहने, सोने आभूषण बना के ही पहने। क्या आपने सोचा कि ये सबसे पहले कैसे प्राप्त हुए थे? पृथ्वी से, जमीन से ये कैसे निकाले गए थे? वो इन धातुओं का क्या कहलाता है? प्राप्ति करना। अब इसके लिए धातु सबसे पहले जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो धातुओं का क्या कहलाता है? अयस्क। मतलब धातु पृथ्वी से सबसे पहले, जैसे आपके पास अभी सोना है गहने के रूप में, लेकिन ये सोना सबसे पहले जमीन में जिस रूप में निकला, जिस अशुद्धि के साथ निकला, वो क्या कहलाता है? सोने का अयस्क कहलाता है। जैसे आपके बोल दिया कि एल्यूमिनियम का अयस्क है वो बॉक्साइट होता है। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम जब जमीन से निकाला गया था तो ऐसा प्योर नहीं था जो हम अभी काम में ले रहे हैं। इसके साथ कुछ अशुद्धियां थी, कुछ अन्य रूपों में ये था, उसका नाम क्या था? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। इसका मतलब क्या है कि जब एल्यूमिनियम जमीन से निकाला गया, वो जिस रूप में निकला उस रूप को ही क्या बोलते हैं? अयस्क। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में जमीन से निकला था, मतलब था वो एल्यूमिनियम ही, लेकिन उसके अंदर कुछ अशुद्धियां थी, वो अलग प्रकार का पदार्थ था। फिर उसको अलग अलग विधियों से शुद्ध करके एल्यूमिनियम प्राप्त किया गया। तो जो शुरू के अंदर जो चीज एल्यूमिनियम का रूप में मिली थी उसी को हमने क्या बोल दिया? बॉक्साइट बोल दिया। इसलिए बोलते हैं एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। तो देखिए, जो जमीन से धातुएं निकलती है वो अलग अलग रूपों में निकलती है, अशुद्धि लिए हुए निकलती है, उनको शुद्ध करके हमारे दैनिक जीवन में काम लायक बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? धातुओं का निष्कर्षण। ये पूरा एक पैराग्राफ है,
पूरा एक प्रक्रम है, अलग अलग विधियां इसमें अपनाई जाती है। धातुओं का निष्कर्षण कैसे करोगे आप, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी पृथ्वी की जो अंदर की जमीन है वही धातुओं का क्या है, मुख्य स्रोत। जो भी धातु है कोई आसमान से नहीं गिरती है, ना इनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ये जमीन से निकाली जाती है, ठीक है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इस परिभाषा को, खनिज किसे कहते हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से यानी जिसके अंदर अशुद्धि होगी, जैसी भी जमीन से भगवान हमें दे रहा है, धरती माता हमें दे रही है, वो जिस रूप में भी है उसको हम क्या बोलेंगे, खनिज। यानी खनिज जैसे बोलते हैं कि राजस्थान को खनिजों का अजाय बगर कहा जाता है। अजाय बगर मतलब ज्यादातर खनिज यहाँ से जमीन से निकलते हैं, और खनिज जो फिर हम उसको अलग अलग नाम नहीं देंगे, सोना चांदी के, हम ऐसे बोलेंगे कि जमीन के अंदर खनिज है। खनिज मतलब पृथ्वी जिस रूप के अंदर हमें पदार्थों को दे रही है वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि खनिज के रूप में एल्यूमिनियम निकला, उसकी जांच की गई तो देखा कि उसके अंदर 80% एल्यूमिनियम है, 20% है वो अशुद्धि है, तो वो एल्यूमिनियम का क्या कहलाएगा, अयस्क। आपको कोई ऐसा पदार्थ मिल गया जिसके अंदर सारी धातुएं मिक्स है, कचरा भी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम अयस्क नहीं बोलेंगे, उसे हम सिर्फ खनिज बोलेंगे। लेकिन कोई एक फिक्स धातु का रूप मिला जिसके अंदर ज्यादा प्रतिशत उस धातु का है और बाकी थोड़ी बहुत मात्रा में कचरा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अयस्क। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, अयस्क और खनिज दोनों परिभाषा आपको आनी चाहिए। अब देखिए, ये जो धातुओं के निष्कर्षण का प्रक्रम शुरू होता है, इसमें पहला पॉइंट आता है धातुओं का निष्कर्षण। देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी उनमें कोई अशुद्धियां नहीं होती है। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है सक्रियता श्रेणी में। सक्रियता श्रेणी बताई थी मैंने आपको पीछे, ऊपर आने वाली धातु ज्यादा सक्रिय, नीचे वाली धातु कम सक्रिय, तो ऊपर वाली नीचे वाली को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा, यानी इनका ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने का मतलब है इनके अंदर अशुद्धि कम होती है, ज्यादातर प्योर रूप में मिलती है। कॉपर एवं सिल्वर यानी तांबा और चांदी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, यानी इनके सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क मिलकर ये कॉपर, तांबा और चांदी है वो साथ में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। अब ये ज्यादा क्रियाशील है तो किसी भी तत्व के साथ मिलकर क्रिया कर लेगी और एक नया पदार्थ बना लेगी। इसी के कारण इनका निष्कर्षण है वो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि इनके अंदर अशुद्धियां ज्यादा होती है। जबकि सोना, चांदी, तांबा है ये कम क्रियाशील धातुएं जो हर किसी को अपने पास नहीं फटकने देगी, किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी, तो ये क्या होती है, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे जिंक, आयरन, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन की अत्यधिक क्रियाशीलता है और पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। अब आपको सक्रियता श्रेणी के तीनों धातुएं याद रखनी है कि जो सक्रियता श्रेणी की सबसे ऊपर की धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती है, यहाँ पर इनको नुकसान भी हो रहा है कि ज्यादा क्रियाशीलता के कारण हर किसी के साथ क्रिया कर लेगी तो इनके अंदर अशुद्धि ज्यादा मिल जाती है। सबसे नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, जिसके कारण ये आसानी से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इनके अंदर अशुद्धि मिलने का चांस बहुत कम होता है। और मीडियम की बिल्कुल वही, मिल भी जाती है और कुछ नहीं भी मिलती है, तो ये इन तीनों के गुण हैं। इस प्रकार क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निम्न क्रियाशीलता वाली धातुएं, दूसरी है
मध्यम क्रियाशीलता वाली धातुएं और तीसरी है उच्च क्रियाशीलता वाली धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी अधिक क्रियाशील धातुएं उनको शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करेंगे अशुद्धि से, कम क्रियाशीलता वाली धातुएं उनको शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त करेंगे, मध्यम क्रियाशीलता वाली धातुएं उनको अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त करेंगे। अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। जैसे देखिए मैंने शुरू में ही आपको ये बताई थी क्रियाशीलता श्रेणी, ऊपर की धातुएं ये 4-5 ज्यादा क्रियाशील, बीच की 4 मध्यम और लास्ट में सोना और चांदी, एजी चांदी, एयू सोना, ये कम क्रियाशील धातुएं प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित कार्बन के उपयोग से अपचयन और विद्युत अपघटन, ये इनके निष्कर्षण करने का प्रक्रम है। क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, विद्युत अपघटन से करेंगे। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, कार्बन का उपयोग करके इनका अपचयन करेंगे। और सबसे कम क्रियाशील वाली धातुओं का प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति हो जाएगी शुद्ध रूप में। अगला है अयस्कों का समृद्धीकरण, यानी धातु जिस अशुद्धि को लिए हुए होती है वो क्या कहलाता है, अयस्क। इसका समृद्धीकरण कैसे करेंगे, देखिए पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गेंग कहते हैं। क्वेश्चन आता है गेंग किसे कहते हैं, अयस्क के अंदर जो भी मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धि होगी उसे हम क्या बोलेंगे, गेंग। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गेंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क और गेंग के भौतिक रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक के लिए विभिन्न तकनीकें हैं वो अपनाई जाती है, यानी अयस्क से गेंग को हटाने के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती है। अब देखिए अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे, यानी अयस्क से गेंग को कैसे हटाएंगे, अलग अलग है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर उच्च क्रियाशील वाली धातु है तो उसके अयस्क से गेंग को हटाने के लिए गलित धातु को गलित अवस्था में करेंगे, पिघलाएंगे और उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के याद करनी है। जो मध्यम क्रियाशील वाली धातु है उनके अगर कार्बोनेट वाले अयस्क है तो उनका निस्तापन करेंगे और अगर सल्फाइड वाले अयस्क है तो उनका भर्जन करेंगे। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दोनों ही गर्म करके निकाले जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, निस्तापन और भर्जन। आगे परिभाषाएं आ जाएगी। तो मध्यम क्रियाशील धातु में अगर कार्बोनेट के अयस्क है तो उनका क्या करेंगे, निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क है तो उनका क्या करेंगे, भर्जन। ऐसी प्रक्रिया करने से आपको क्या मिलेगा, उस धातु का ऑक्साइड मिलेगा। उस ऑक्साइड का अपचयन करने से धातु अयस्क के रूप में शोधन प्राप्त हो जाएगी। अगर निम्न क्रियाशील वाली धातु है वो सल्फाइड अयस्क होंगे, उनका भर्जन करेंगे और सीधे क्या मिल जाएगी, धातु उसका परिष्करण कर लेंगे। तो ये टेबल आपको याद करनी है, स्टार मार्क लगा लेना इस टेबल के आगे। अयस्कों का सांद्रण करने की विधि तीनों प्रकार की धातुओं में, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। आगे आता है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। अभी देखिए हमने देखा नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क होगा, उसका भर्जन करेंगे तो क्या मिल जाएगी, धातु। देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय होती है, यानी क्रियाशीलता नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं करने वाली होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए सीनाबार, सीनाबार ध्यान रखना पारा या मरकरी का अयस्क होता है, वो सल्फाइड रूप में होगा। मरकरी पारद का एक अयस्क है, ठीक है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी या पारद में अपचयित हो जाता है। सबसे पहले इसके अयस्क को लिया, पारा प्राप्त करना है, मान लो आपके पास पारे का अयस्क आया सीनाबार, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको अंडरलाइन करके। पारे का अयस्क का नाम बताइए, सीनेबार। इसको आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया देखिए सॉरी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन। यहां पर नाम इसने सीधा दिया भर्जन, यहां पर लिख दिया +O2, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन यानी गर्म कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या बनेगा, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आपने फिर इसको और गर्म किया, किसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो पारा प्राप्त हो गया और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल गई। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है।
तांबे के एस को भी वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे यानी भर्जन करेंगे, तो पहले इसका ऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर इसको और गर्म करेंगे तो शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाएगा, साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो मध्य में स्थित धातुओं का भी वही है, तापन या भर्जन के द्वारा। जैसे देखिए जिंक सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसका निस्तापन जिंक कार्बोनेट का तापन करेंगे सीधा ही। यहाँ भर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, निस्तापन हो रहा है। दोनों परिभाषाएं चाहे आप कहीं ऊपर लिख लेना। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, उसको क्या बोलेंगे, निस्तापन। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भर्जन। तो देखिए जैसे जिंक कार्बोनेट है, उसका बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। आपने जिंक कार्बोनेट को निस्तापन से जिंक का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, और इसका आप क्या करोगे, अपचयन करोगे कार्बन से, तो सिर्फ क्या मिल जाएगी, शुद्ध जिंक मिल जाएगी, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जहरीली गैस होती है। ठीक है, देखिए कार्बन या कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अधिक क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि निम्नलिखित क्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या आप देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नीज प्राप्त होगी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा, और साथ में क्या निकलेगी, उष्मा। उष्मा अगर किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ निकल रही है, मतलब वो अभिक्रिया कैसी होती है, उष्मा सेपी। ठीक है, क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। देखिए मैग्नीज के साथ या ऑक्सीजन थी, या मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। या मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज से निकलकर एल्यूमिनियम के साथ जुड़ रही है, तो यहाँ मैग्नीज का तो हो रहा है अपचयन और एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीकरण, दोनों ध्यान रखना। और ये अभिक्रिया कैसी होगी, उष्मा सेपी अभिक्रिया। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्मा सेपी होती है। इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखना आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराएंगे तो आयरन प्राप्त होगा शुद्ध, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा, साथ में उष्मा निकलेगी। और रेल की पटरियों की दरारों को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये थर्मिट अभिक्रिया यानी बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है, तो जो भी धातु प्राप्त होगी वो गलित रूप में होगी। और आपको पता है कि किसी चीज को अलग सांचों में ढालने के लिए उसको गलाना जरूरी है। लोहा नॉर्मली नहीं गलता है, लेकिन इस अभिक्रिया से लोहा है वो सॉफ्ट हो जाएगा, गलने लगेगा, तो जिससे रेल की पटरियों को जोड़ पाना आसान हो जाएगा। ठीक है आगे आता है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो देखिए क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी नॉर्मल कार्बन के साथ गर्म करोगे आप इसका अपचयन नहीं कर सकते आसानी से। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम इसका गलित रूप लिया, क्लोराइड एनोड पर यानी माइनस एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी मैंने बताया कि आयनिक यौगिकों में विपरीत आयनों की तरफ जाएंगे। सोडियम एनोड की तरफ जाएगा, क्लोराइड कैथोड पर जाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से क्या प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम। अगला पॉइंट आता है धातुओं का परिष्करण। तो देखिए धातुओं का परिष्करण क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी गलित अवस्था में परिष्करण कैसे करेंगे।
कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, इनका परिष्करण कैसे करेंगे? विद्युत अपघटन विधि द्वारा, जिसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लेंगे, एक कैथोड लेंगे, एक एनोड लेंगे। कैथोड पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, एनोड पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर आपने कॉपर ले लिया, कॉपर के अंदर चार्ज है +2, तो ये किस पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। तो कॉपर हमें किस पर प्राप्त होगा? एनोड पर प्राप्त होगा। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड पर बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटे के रूप में होता है। विद्युत अपघटे से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है। इतनी मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटे से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कैथोड पर हमेशा शुद्ध धातु प्राप्त होगी, एनोड पर हमेशा अशुद्ध धातु प्राप्त होगी। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड पर तली निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पर जो अविलेय अशुद्धियां चिपकी हुई रहेगी उसे क्या बोलेंगे? एनोड पंख। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, एनोड पंख किसे कहते हैं? विद्युत अपघटे में धातुओं के परिष्करण के दौरान जो एनोड पर अविलेय अशुद्धियां जम जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? एनोड पंख। आगे नाम आता है संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है? सामान्य भाषा में इसे बोलते हैं जंग लगना। जंग लगना, जैसे आप देखते हो कि लोहा है, बरसात के मौसम में लोहे के दरवाजे कटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करती है और वो टूटने लगती है, उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण। जैसे लोहे के दरवाजों का खराब होना, बिखरना, टूटना, वो जंग लगना है। उसी प्रकार चांदी है, वो काली हो जाती है, हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में आ जाए, वो भी एक प्रकार का जंग लगता है। तो इस जंग लगने को क्या बोलते हैं? संक्षारण। और इस जंग लगने से बचाने के लिए कुछ अन्य धातुओं का इस पर क्या कर लिया जाता है? लेपन कर दिया जाता है। देखिए, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं यानी चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण क्या होता है? जंग लगती है, संक्षारण होता है। उसी प्रकार तांबे में देखो, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं। और इससे सुरक्षा करने के लिए देखिए, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन, क्वेश्चन आता है यसद लेपन क्या होता है? लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस परिभाषा को अंडरलाइन कर लेना। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर उसे संक्षारण से बचाना क्या कहलाता है? यसद लेपन। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। देखिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। धातुओं के गुण धर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रा तत्व ने, यानी मिश्र धातु बना दो, अन्य धातुओं को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक जो नई धातु बनाई जाती है, बढ़िया क्वालिटी की होती है, उससे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो इसने बताया कि जंग लगने से बचाने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु की परिभाषा याद रखना, धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। और ये भी एक प्रकार की बेस्ट विधि है, ठीक है। और यदि मिश्र धातु के अंदर एक धातु आपने पारा मिलाया तो उस मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? अमलगम। ये छोटी छोटी कुछ परिभाषा अंडरलाइन कर लेना। एक तो मिश्र धातु किसे बोलते हैं, यसद लेपन किसे बोलते हैं, और अमलगम किसे बोलते हैं। अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु ही है, लेकिन मिश्र धातु बनाते समय यदि एक धातु उसके अंदर पारा है तो उस मिश्र धातु को हम क्या बोलेंगे? अमलगम। शुद्ध धातु की अपेक्षा उनके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक क्या होता है? कम होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए तांबा और जस्ते की मिश्र धातु पित्तल तथा तांबे और टिन की मिश्र धातु, यानी तांबा और जस्ता मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं पित्तल, तांबा और टिन मिलाकर कांसा मिश्र धातु बनाते हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु सोल्डर है। ये तीनों ध्यान रखना, सोल्डर किस किस धातुओं से मिलकर बना होता है? सीसा और टिन। उसी प्रकार पित्तल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता।
कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टिन, ठीक है। और उसी प्रकार सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? सीसा और टिन। तीनों अंडरलाइन कर लेना। मिश्र धातुएं पूछ सकते हैं कि पीतल किस धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। उसी प्रकार तांबा और टिन से कांसा और इससे सीसा और टिन से क्या बनेगा? सोल्डर, ठीक है। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपका ये जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं और फिर वही बात बता रही हूँ मैं आपको। अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। 3 पार्ट मैंने आपके 10th क्लास के कंप्लीट करवा दिए है और इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डाउट क्लियर कर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 4th चैप्टर के साथ। 10वीं क्लास के विज्ञान का चौथा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरी क्लास के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव फ्री क्लासेस का फायदा उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।